हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स, जिसके राइटर हैं अशोक मित्रन। अशोक मित्रन ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विद द बॉस, और उसी बुक में से ही लिया गया एक हिस्सा है। हम पढ़ते हैं इसको, देखो कितना आनंद लीजिएगा। पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम। पैनकेक ब्रांड का नाम था। किस चीज़ का ब्रांड था? ऑफ द मेकअप मटेरियल, मेकअप के सामान का ब्रांड का नाम था ये। दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसे जेमिनी स्टूडियो ट्रकों में भर भर के, अर्थात ज़्यादा मात्रा में, खूब ज़्यादा मात्रा में मंगवाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो नाम की एक अभिनेत्री थी, उसने बिल्कुल इसे यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट, और मिस गोहर नाम की एक अभिनेत्री थी, उसने भी इसे अवश्य ही यूज किया। वैजंती माला मस्ट हैव ऑल्सो हैव यूज इट, और वैजंती माला ने भी इसे बिल्कुल यूज किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, परंतु रति अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी ना हो। The makeup department of Gemini Studio was in the upstairs of a building. जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग के छत पर था। That was believed to have been Robert Clive's stable. जो ऐसा माना जाता था कि ये बिल्डिंग कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, अर्थात घोड़े बांधने की जगह हुआ करती थी। रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज ऑफिसर था आर्मी में, जिसने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी भारत में राज्य स्थापित करने की। शुरुआत में उसी ने जो है बहुत सारे युद्ध जीते थे, भारतीय राजाओं के खिलाफ भी और जो अन्य कंपनियां थी उनके खिलाफ भी। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, और इस शहर में कुछ ऐसी और भी दर्जनों बिल्डिंग थी। आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, की कहा जाता है वो भी रॉबर्ट क्लाइव का एक तरह से निवास स्थान हुआ करती थी, वहीं पर उनमें वो रहा करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, क्योंकि उसका जीवन काफ़ी छोटा था, 49 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और इससे भी कम वो मद्रास में रहा था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ज़्यादा मूविंग की हो, अर्थात वो एक जगह पर नहीं टिक कर रहा। बिसाइड्स फाइटिंग, झगड़ों के अलावा, सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, उसने भारत के दूर दराज के इलाकों में भी कुछ युद्धों के लिए जाना पड़ा था। उससे जो बहुत ही इम्पॉसिबल युद्ध थे वो भी उसे करने पड़े। मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और सेंट मैरी जो चर्च थी इन फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के एक किले में मद्रास के अंदर, उसमें उसने एक लड़की से शादी की, एक युवती से शादी की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, और जो मेकअप रूम है उसके बारे में राइटर बताता है कि वह बिल्कुल एक तरह से ऐसे लगता था जैसे कि बाल काटने की दुकान हो, अर्थात नाई की दुकान हो। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, उसमें सभी एंगलों में लाइट लगी हुई थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग उसमें आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे थे, दर्पण थे। दे वर ऑल इन सेंडेंस, और लाइट्स, और उनमें सभी में जो लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी, गर्मी हीट देने वाली लाइट थी। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरसी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर मेकअप कराते थे, उनकी कितनी जो है दुर्गति होती थी, अर्थात उन्हें कितना पीड़ित होना पड़ता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई अ बंगाली, शुरू में जो सबसे पहले इसका जो डिपार्टमेंट का जो हेड था वो एक बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, जो इतना बड़ा कलाकार बन गया कि वह स्टूडियो के लिए छोटा रह गया। एंड लेफ्ट, और वो यहाँ से चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन, और उसके जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी महाराष्ट्र का रहने वाला बना। हु वॉज असिस्टेड बाई, जिसका जो सहायक था, सहायक जो था वो था धारवर कन्नडिगा था।
एन आंध्रा, जो आंध्रा से रहने वाला था। मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, ये मद्रास बेस्ड इंडियन क्रिश्चियन था। एंड एंग्लो बर्मी, ये एंग्लो बर्मी था। और एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और उसके अलावा कुछ थे लोकल तमिल्स वहाँ पर। यानी कि यहाँ पर बताता है राइटर कि वहाँ पर सबसे पहले बंगाली था उसका हेड, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का था। और इस महाराष्ट्र के इस हेड की जो मदद करते थे, असिस्ट करते थे उसे, वो आंध्र प्रदेश से रहने वाले थे। और इसके अलावा एक मद्रासी था वहाँ पर जो इंडियन क्रिश्चियन था, और एक इसके अलावा एंग्लो बर्मियन था जो और कुछ लोकल तमिल थे वहाँ पर। ऑल दिस शोज दैट, ये सारा कुछ ये दर्शाता था, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय भाईचारे की भावना वाले लोग थे, अर्थात राष्ट्रीय भाईचारा वहाँ पर व्याप्त था। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स, और ये सारी चीज़ें उससे पहले चल रही थी, बहुत समय पहले से ही, जब AIR इंडिया ने यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने और दूरदर्शन ने ब्रॉडकास्ट यानी कि जो प्रसारण करना शुरू किया था प्रोग्राम का ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय भाईचारे पर। उससे पहले ही ये लोग वहाँ पर भाईचारे का एक तरह से जीता जागता नमूना था। दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, राइटर इसको टीम की बजाय एक तरह से व्यंग कर रहा है यहाँ पर, और वो बोल रहा है कि ये एक तरह से क्या थी, जो गैंग थी नेशनल इंटीग्रेटेड लोगों की, ये किसी भी आदमी को कुड टर्न अ डिसेंट लुकिंग पर्सन, एक अच्छी खासी शकल सूरत वाले व्यक्ति को बदल देते थे इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, ऐसा कर देते थे उसे, उसमें जो मेकअप को लगाकर लाल सा और गहरा सा, और एक तरह से जैसे सी राक्षसों की शक्ल सी उसकी लगती थी। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, जो ट्रकों में भर भर के या बहुत मात्रा में जो पैनकेक नाम का ब्रांड था जो मेकअप का, उसकी मदद से। एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोषण एंड लोशन, और इसके अलावा जो स्थानीय तौर पर वहीं के बाज़ार में जो यूज होने और बनने वाले जो लोशन पोषण थे, उनकी भी मदद ली जाती थी मेकअप में। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उन दिनों ज़्यादातर इंडोर शूटिंग की जाती थी, अर्थात जिस भी तरह की शूटिंग की जाती थी उसका सेट वहीं स्टूडियो पर तैयार किया जाता था। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स, और केवल 5% जो है फिल्म बाहर शूट की जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियोज लाइट्स नीडेड द गर्ल एंड बॉयज टू मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवीज। मेरा ये मानना था कि जो सेट थे और स्टूडियो की जो लाइट थी, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज, उनके लिए जो ये कलाकार जो लड़के और लड़कियां होते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, भद्दा बनाना पड़ता था, अर्थात उतना मेकअप करना पड़ता था, टू लुक मेजरेबल इन द मूवी, प्रेजेंटेबल इन मूवीज, ताकि उनको प्रेजेंट किया जा सके, वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें मूवीज़ के अंदर, उनका अच्छी तरह से मेकअप किया जाता था। कहने का मतलब राइटर का यहाँ पर है, वो उनकी शक्ल ही बदल दी जाती थी मेकअप से। A strict hierarchy was maintained in the makeup department, और मेकअप डिपार्टमेंट में एक उत्तराधिकार बहुत ही मेंटेन किया जाता था सख्ती से। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, जो चीफ मेकअप मैन होता था वो मुख्य जो एक्टर होता था और जो मुख्य एक्ट्रेस होती थी उनको भद्दा करते थे, अर्थात उनका मेकअप करते थे। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसका जो असिस्टेंट होता था, और असिस्टेंट में जो सीनियर होता था, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, वो सेकंड नंबर की जो हीरोइन होते थे उनका मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट, और जो असिस्टेंट में जूनियर असिस्टेंट होता था, द मेन कॉमेडियन, और वह कॉमेडियन जो होता था हंसाने वाला, उसका मेकअप करता था। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से ये परंपरा नीचे तक चलती थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो कलाकार भीड़ का रोल निभाते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थी, अर्थात उनका मेकअप ऑफिस बॉय करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमी स्टूडियो हैड
एन ऑफिस बॉय। यहाँ पर फिर राइटर व्यंग कर रहा है कि मेकअप डिपार्टमेंट जो जेमी स्टूडियो को था उसमें भी एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय एक पोस्ट का नाम है जो ऑफिस में रहते हुए कुछ फाइल वाइल का काम करता है या चाय पानी ला कर देता है, पीएन की पोजीशन होती है। ऑन द डेज व्हेन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग, जिन दिनों पर भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, आप उसको जो है पेंट को अर्थात मिक्स उसका मेकअप का जो सामान होता था उसे मिक्स करते हुए देख सकते थे इन अ जायंट वेसल, एक बड़े से बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और वह क्राउड के जो प्लेयर्स होते थे, जो कलाकार होते थे, उनके मुंह पर उसे लगाता रहता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज वेरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, और ये आइडिया रहता था, ये प्लान रहता था कि हर तरह से जो कलाकार था उसके चेहरे को इस तरह से मेकअप से ढक दिया जाए कि उसके जो कोई निशान वगैरह उस पर दिखाई नहीं दे। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, प्रोसेस जो होता था मेकअप का उसके माध्यम से ऐसा किया जाता था कि कलाकार के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा या नहीं दिखाई देता था। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, और राइटर बताता है कि जो ऑफिस बॉय था वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह लगभग अपने जो है 40 से और 42-43 साल की उम्र का था, क्योंकि अर्ली 40s में था वो। 50 से पहले पहले 40 से 50 से पहले पहले का क्या माना जाएगा ये पीरियड एज का 40s। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो, वह इस स्टूडियो में जब उसने प्रवेश किया था ईयर्स एगो, वर्षों पहले, इन द होप ऑफ बिकमिंग, हम लेट हैं रोज हैं। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह अपनी जो है अर्ली 40s में था, अर्थात उसकी उम्र लगभग 40 से 43 या 45 के बीच में थी। हैविंग एंटर द स्टूडियो, वह स्टूडियो में प्रवेश करता है ईयर्स है वो, यानी कि वर्षों पहले आता है स्टूडियो में, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, इस उम्मीद से वह यहाँ पर आता है। और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या क्या बन जाएगा, एक टॉप का स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा या तो, और लिरिक राइटर, या क्या बन जाएगा वो लिरिक्स राइटर बन जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, फिर कवि राइटर व्यंग करता है कि वो थोड़ा बहुत कवि था। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वर्कड इन आ क्यूबिकल, मैं क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल एक ऐसा वो होता है कि जैसे एक बड़ा सा कमरा हो, उस कमरे में अलग अलग बैठने की जगह बना देते हैं, कुछ पोर्शन को जो है प्लाई वगैरह से एडजस्ट करके एक छोटा सा कमरा बना देते हैं, जिस कमरे के अंदर ही केबिन टाइप में। टू होल साइड्स ऑफ, जिसकी दो जो साइड थी वर फ्रेंच विंडोज, उसकी जो है विंडो जो उसमें थी फ्रेंच टाइप में थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, और राइटर कहता है कि मुझे भी ये नहीं पता था उन दिनों कि इस तरह की विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट अ डेस्क, और मुझे जो है डेस्क पर जो भी कोई देखता था बैठे हुए, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, में वहाँ पर दिन भर क्या करता था, न्यूज़पेपर फाड़ता रहता था, इन एंड डे आउट, यानी कि पूरे दिन भर वहाँ पर मैं अखबार की कटिंग फाड़ता रहता था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि मैं बिल्कुल वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ऐसा प्रतीत होता था कि बॉस भी इसी तरह सोचता था। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, और इसका परिणाम ये होता था कि कोई भी जिसका भी मन करता था वो मेरे इस केबिन में घुस जाता था और वो कुछ ना कुछ मेरे से बोलता था। एंड डिलीवर्ड एन एक्सट्रीमली लेक्चर, और मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुना के चला जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट में जो बॉय था,
हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया था, आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि उसने मुझे बताया कि मैं अपना वहाँ पर टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहा था, अपने ज्ञान का वहाँ पर जो है वेस्ट कर रहा था। इन द डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बारवर्स, जो केवल बारवर्स के लिए, और परवर्ड्स, परवर्ड्स एक तरह से लंपट व्यक्ति होते हैं, उनकी तरह मैं वहाँ पर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। सून आई वॉज पेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और उसकी बातों को सुनकर शीघ्र ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रेयर करने लगता था कि शूटिंग होने लगे, किसकी, क्राउड की। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, अन्यथा कोई और चीज़ मुझे उसके बड़ी बड़ी बातों से नहीं बचा सकती थी। एपिक्स का मतलब वैसे तो महाकाव्य होता है, परंतु यहाँ महाकाव्य ना होकर क्या, उसकी बड़ी बड़ी जो बातें होती थी उससे मुझे सिर्फ उसकी शूटिंग जब भीड़ की होने लगी तो उसका काम मिल जाता था और मेरा जो बचाव हो जाता था। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो भी कोई फ्रस्ट्रेशन का यानी कि झंझलाहट का जो भी कोई बात चलती थी, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली or converted, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotmangalam Subbu, और इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जितने भी मौके होते थे नाराज़गी के, गुस्से के, यू विल ऑलवेज फाइंड, तो आप हमेशा ये देख सकते थे, पा सकते थे, द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, कि उसका जो एंगर होता था, नाराज़गी होती थी, वो बिल्कुल एक व्यक्ति को ही निशाना साध कर होती थी, ओपनली और कॉन्वर्टली, खुले तौर पर या छिपे तौर पर। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो आदमी था वो कन्विंस्ड, इसे बड़ी तसल्ली मिलती थी, दैट ऑल द वोज, ये इस कन्विंस का मतलब इसका मानना था, दैट ऑल हिज वोज, की जो भी उसके दुख दर्द थे, इग्नोमिटी थी और नेगलेक्ट थी, उसकी जो अपेक्षा की जाती थी उसे नेगलेक्ट किया जाता था, वह ड्यू टू कोतमंगलम सुब्बू, उसका मानना था ये सारी चीज़ें उसके साथ कोतमंगलम सुब्बू की वजह से होती थी। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, और ध्यान रखना कि पहले नंबर पर जो है बॉस की पोजीशन है, दूसरे नंबर पर सुब्बू की पोजीशन है, इसमें दूसरे नंबर पर बॉस के बाद इसी का नंबर है सुब्बू का। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had, जितनी की जो है सुब्बू को इसमें सफलता मिली थी, ये इसका जो है एंट्री हुई थी अच्छी तरह से, इतनी हमारे इस मेकअप बॉय को इसमें एंट्री में सफलता नहीं मिली थी। ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड अ फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जो है इस तरह की जो है कठिन समय और अनसर्टेन समय को सामना नहीं किया था। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर को शुरुआत की थी, देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियोज, उस समय पर कोई अच्छी तरह की जो है कंपनियां और प्रोडक्शन या स्टूडियो वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेष तौर पर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, सुब्बू की ज़्यादा एजुकेशन, इस हमारा जो ये बॉय था, ऑफिस बॉय था, इससे ज़्यादा उसकी एजुकेशन भी नहीं थी। बट द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन अ ब्राह्मण, परंतु उसका जो एक वर्च्यू था, उसको जो गुण था, तो उसका जो उसकी बस एक वजह थी कि वो किस में पैदा हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। आ वर्च्यू इंडीड, वास्तव में उसके लिए क्या था, एक गुण था, उसके लिए वरदान था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मूव एफ्लुएंट सिचुएशंस, वह जो इस बहुत ही एफ्लुएंट सिचुएशन होती थी उनमें भी कुछ ना कुछ बेहतर कर लेता था। एंड पीपल, और जो लोग थे उनके साथ भी वो अच्छा अपना व्यवहार रखता था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट द ऑल टाइम्स, वह हर समय कोशिश करता था, हर समय उसके अंदर क्षमता थी कि वह खुश रहता था।
एंड इवन आफ्टर हैविंग अ हैंड इन द फ्लॉप फिल्म, भले ही उसकी फिल्म कोई फ्लॉप हो गई उसके बाद भी वह खुश रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वह हमेशा किसी न किसी के लिए कार्य करता रहता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वह अपने आप कुछ खुद किसी काम को नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेज हिम आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, और जो उसकी लॉयल्टी थी, वफादारी थी, उसी वफादारी की सेंस ने उसे बिल्कुल उसकी पहचान बना दी थी। जो उसका प्रिंसिपल था, उसका जो मुखिया था, उसके साथ उसकी अच्छी पहचान थी, कंप्लीट थी। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और वह अपनी पूरी की पूरी जो क्रिएटिविटी थी अपने मुखिया के एडवांटेज के लिए अर्थात फायदे के लिए यूज करता था। ही वॉज ट्रेलर मेड फॉर फिल्म्स, और ऐसा लगता था कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए ही बना हो। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड, और वो ऐसा आदमी था जो क्या किया जा सकता, इंस्पायर किया जा सकता था, प्रेरित किया जाता था। वहन कमांडेड, जब उसे कमांड दी जाए, अर्थात कहने का मतलब राइटर का यहाँ ये है, वो भले ही हमें दिखने में वैसा लगता हो, आलसी या वैसा, या अपना काम खुद नहीं करता था, परंतु वह जब उसे कमांड दी जाती थी वो अपना काम अच्छी तरह से कर लेता था। द रेड फाइट्स द टाइग्रेसेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, यहाँ पर एक सीन को समझाता है जो प्रोड्यूसर है उसको, कि भाई एक चूहा है जो एक टाइग्रेस को अर्थात बाघिन को मार देता है पानी के अंदर लड़ते हुए, बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स, जो उसके जो बच्चे हैं बाघिन के, शेरनी के, उस पर वो दया दिखाता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उन्हें प्यार से उनकी केयर करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सीन को कैसे फिल्माऊँ, किस तरह से इस सीन को करूँ। वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन, और इतना सुनते ही सुब्बू आ गया था और वो बताता 4 तरीके किस तरह से वो जो अपने प्यार को लुटा रहा था ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब बच्चे, अपने जो शिकार था उसका, चूहे का जो बाघिन थी उसके बच्चों पर वो प्यार लुटा रहा था। 4 तरीके बताए उसने। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एनफ, जो प्रोड्यूसर था उसने कहा ये अच्छा बताया आपने, परंतु मुझे एक विश्वास नहीं है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता था, एंड इन अ मिनट्स, और एक ही मिनट में सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और उसी के तुरंत बाद सुब्बू और 14 अल्टरनेटिव उसके बता देता था, उस सीन को विकल्प बता देता था उसके किस तरह से और 14 तरीके से उसे किया जा सकता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो इजी विद द मैन लाइक सुब्बू अराउंड, और जो फिल्म मेकिंग था वो बहुत आसान लगता था जब सुब्बू जैसा आदमी आसपास हो। एंड इफ एवर देयर वॉज ए मैन, और यदि कोई ऐसा आदमी हो हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमी स्टूडियो, कि जिसने जेमी स्टूडियो को डायरेक्शन दी थी और डेफिनेशन दी थी ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके गोल्डन ईयर्स के दौरान, इट वॉज सुब्बू, यह सुब्बू था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू की एक अलग पहचान थी एज अ पोइट, एक कवि के रूप में। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और उच्च कोटि की जो फॉर्म कर सकता था, पोइम लिख सकता था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री, उसने जानबूझकर जो अपनी पोइट्री का जो विषय बनाया था टू द मासेस, वो आम जनता को बनाया था। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड एंड ड्राफ्ट हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और जो उसकी सक्सेस थी फिल्मों में, उसने उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी, साहित्यिक जो अचीवमेंट थी, उसको जो है उसने ढक लिया था, उसको कम कर दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उसके जो आलोचक थे वो महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी, उसने बहुत सी जो स्टोरी भी जो है कंपोज की थी, लिखी थी पोइम्स के रूप में। इन फॉल फॉक
refrain and diction, and also wrote a springly novel, Thelana Mahanabaili, with dozens of. He composed several truly original story poems. उसने कई ओरिजिनल स्टोरी के फॉर्म में, ओरिजिनल स्टोरी के रूप में पोएम लिखी थी इन फॉल्क रेफरेंट, फॉल्क यानी कि समूह के रूप में, समूह के लिए, एंड डिक्सन, एंड ऑल्सो रोट अ स्पॉर्लिंग नॉवल, और उन्होंने एक बहुत अच्छा नॉवल लिखा था थेलाना महानाबल, विद डजन्स ऑफ एवरी डेप्थली एथ, जिसमें जो दर्जनों क्या थे कैरेक्टर थे। यहीं तक आज हम इसे करते हैं, बाकी इसके बाद करेंगे। थैंक यू ऑल यू।